तो वेलकम टू आइडियल करियर सेंटर। ईद हो गई, होली हो गई, आपने नीट का फॉर्म भी फिलअप कर दिया। तो चलिए, जो लोग नए से जुड़े होंगे उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो लोग अगर ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो यहाँ पर स्कैनर दिए हुए व्हाट्सएप का है, टेलीग्राम का है और इंस्टा का भी, तो वो स्कैन करके यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, स्कैन कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे आइडियल के जो भी सेंटर्स हैं, मुंबई में स्टार्ट होने जा रहा है, वाशी में, उसी के साथ में रत्नागिरी में ऑलरेडी स्टार्टेड है, पुणे में भी है, पुणे के ऑफिस खाली चेंज होगा लेकिन नंबर आपके पास है। कोल्हापुर में स्टार्ट हो रहा है, शोलापुर में ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका है। और शोलापुर में जैसे 1 अप्रैल के बाद में पहला सेशन भी वहां पर होगा, मतलब ऑफलाइन 1-to-1 काउंसलिंग हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी शोलापुर से लोग हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सातारा भी ऑब्वियसली पहले से स्टार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले करंट अपडेट्स देखिए। नीट, आप सभी लोग नीट यूजी एस्पिरेंट्स हैं, लेकिन उसी के साथ में आप 12th पीसीबी ग्रुप के एस्पिरेंट्स हैं। तो जहां पर नीट की जरूरत नहीं है, तो वहां पर उन चीजों का भी नॉलेज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 लाख सीट्स हैं और 25 लाख, इस साल कुछ तो 22,60,000 लोगों ने नीट का फॉर्म भरा है, लेकिन 1 लाख लोगों को ही मिलेगा। तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? रिपीट को कुछ जाएंगे, कुछ अब्रॉड जाएंगे। बट बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसके बारे में हम ये सेशन जो हमारे हैं, इन सेशंस में हम बोलेंगे। सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट भी आएंगे जो आपको गाइड करेंगे। तो इसमें रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है। अगर आप जैसे आईसर 2026 का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और ये 13 अप्रैल तक वैलिड है। तो अब जो लोग आईसर में ट्राई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और देखिए, नीट के एग्जाम तो 3 मई को है, उसके बाद में जून में रिजल्ट आएगा, जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मेरा हर साल का अनुभव है कि बच्चे जो स्कोर बताते हैं, वो स्कोर पर बहुत कम बच्चों का टारगेट फिक्स होता है। मतलब कोई अगर 500 प्लस बता रहा है, जबकि उसका 500 प्लस नहीं आता, वो 400 से 500 के बीच में अटक जाता है। या कुछ बच्चों का तो बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस होता है, 200 300 आ जाता है। अब एमबीबीएस का सपना लेकर आप उतरे, फिर आपको बीएमएस बीएचएमएस लेना पड़ता है। कुछ लोगों को तो फिजियोथेरेपी लेना पड़ता है। अब फिजियोथेरेपी के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि उसके लिए नीट जरूरी है या नहीं। उसी के साथ में कुछ ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेस हैं या फिर कुछ ऐसे भी सेक्शंस हैं कि जहां पर आप अपना करियर अच्छे से बना सकते हैं। और ये टॉप मोस्ट करियर्स हैं। इसके बारे में तो डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी, बट उसके लिए रजिस्ट्रेशन, जैसे आइसर के बारे में, आइसर से आप कोर्स कर सकते हैं। इसमें बीटेक माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है, उसी के साथ में केमिकल इंजीनियरिंग है। और अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के भी कोर्सेज स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो 30 अप्रैल तक इसका एप्टीट्यूड टेस्ट तो बाद में होगा, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन आप 13 अप्रैल तक कर सकते हैं। MSCET नर्सिंग। अब नर्सिंग महाराष्ट्र सीईटी, महाराष्ट्र में जो नर्सिंग के लिए एडमिशन लेना चाहता है, देखिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया में, इसमें अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन है। लेकिन महाराष्ट्र के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में नर्सिंग के लिए आपको MSCET नर्सिंग एग्जाम देनी होती है। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट आफ्टर रिजल्ट ऑफ 12th मेरे पास आते हैं कि मुझे नर्सिंग करना है महाराष्ट्र में, जबकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। उनको ये भी पता नहीं कि नर्सिंग के लिए सीईटी देनी होती है। हर कोई फार्मेसी के लिए सीईटी देता है। तो एक नर्सिंग की जो रजिस्ट्रेशन है MSCET नर्सिंग का, ये 2 बार एक्सटेंड हुआ था, अब आखिरी बार एक्सटेंड हुआ है और 25 मार्च तक है। आज मेरे ख्याल से 22 मार्च है, 3 दिन बचे हैं। तो जो भी महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए जाना चाहता है, वो 25 मार्च तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन करें। उसके साथ में एम्स नर्सिंग, एम्स के लिए नर्सिंग जो होती है वो जस्ट अभी 2 से 4 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने अप्रैल लिखा है, लेकिन हो सकता है कल तक स्टार्ट हो जाए। तो एम्स नर्सिंग जो है सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। अब नर्सिंग जो है ना, मैं क्लियरली कहूं कि आपके फिजियोथेरेपी और बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज से मैं नर्सिंग को हमेशा प्रेफरेंस दूंगा। और गर्ल्स के लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए इसमें अब अगर एम्स नर्सिंग की बात करते हैं, तो एम्स नर्सिंग 4 साल का तो कोर्स होता है, बट सेकंड ईयर से ही आपको मेडिकल एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाता है। आप पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं सेकंड ईयर से। फिर 4th ईयर होने के बाद में आपको वहीं पर इंटर्नशिप होती है, स्टाइपेंड भी अच्छा खासा मिलता है। और तो और आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है। देखिए इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की जो वैल्यू है, वो दूसरे किसी जॉब से कंपेयर नहीं की जा सकती। तो आपको नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए भी अगर जाना है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसमें एम्स नर्सिंग है, एम्स नर्सिंग बहुत बढ़िया है।
और जॉब आपको फौरन मिलता है, आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, इंटर्नशिप कंप्लीट होने के साथ में आपको मिल जाता है। इसके साथ में आईपी और एक नर्सिंग है, आर्मी नर्सिंग। अगर आर्मी के लिए नर्सिंग, आर्मी में जो नर्सिंग होता है उसके लिए अगर आप करना चाहते हैं एप्लीकेशन, तो 1 अप्रैल तक कर सकते हैं, एक पहली चीज। और आर्मी में, इंडियन नेवी में जो नर्सिंग होता है, इंडियन नेवी एसएसआर नर्सिंग, इसकी 6 अप्रैल तक है। अब इसमें 3 स्टेप होते हैं, पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर आपकी एक ऑनलाइन टेस्ट होती है, फिर फिजिकल टेस्ट होती है, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें हम डिटेल में बात करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल तो आप ये नर्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट जॉब होता है। ये भले नेवी में हो, नेवी में जॉब करना एक प्राउड फीलिंग होता है। और नेवी में ये 6 अप्रैल तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसके सिलेक्शन अगर आपका होता है, तो ये परमानेंट जॉब है, सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। उसके साथ में अगर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में वीआईटी से करना चाहते हैं भोपाल से, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक है। 31 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात आती है फिजियोथेरेपी। लेकिन फिजियोथेरेपी से पहले मैंने यहाँ पर एक आईपीयू दिल्ली का इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसका मैंने स्किप कर दिया था, वो बता देता हूँ। आईपीयू दिल्ली इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में 31 मार्च तक इनके बहुत सारे कोर्सेस है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में आती है, और उन सबके लिए रजिस्ट्रेशन तो है, बट एमबीबीएस के लिए यहाँ पर नीट के थ्रू ही सिलेक्शन होता है। लेकिन जो डिफेंस से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पेरेंट डिफेंस में है, फिर आर्मी से हो या कुछ भी हो, इसी के साथ में जो अवार्ड्स मिलते हैं, जैसे परमवीर चक्र होता है, ब्रेवरी अवार्ड्स होते हैं, बहुत सारे उसमें क्राइटेरियाज होते हैं, तकरीबन 17 कैटेगरीज होते हैं डिफेंस वालों के लिए। तो अगर आप डिफेंस से ताल्लुक रखते हो, तो डिफेंस वालों ने रजिस्ट्रेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक डिफेंस के लिए कोटा होता है एमबीबीएस में, और वहां पर आपको एडमिशन नीट के स्कोर पर मिलेगा, बट वो कोटा डिफेंस के लिए। तो अगर आप डिफेंस है, तो आपने आईपीयू दिल्ली का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। अब जो फिजियोथेरेपी की जो बात है, तो फिजियोथेरेपी में पहले तो नीट कंपलसरी थी, लेकिन नीट एलिजिबिलिटी कंपलसरी नहीं था। जस्ट आपने 0+ और भी होगा तो भी आपको फिजियोथेरेपी में एडमिशन मिल जाता है। और इसके लिए महाराष्ट्र, जिस किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में, इसके लिए नीट जरूरी था, बट अब चेंज हो चुका है। लेकिन इसमें भी गड़बड़ ऐसी होती थी कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के लिए नीट जरूरी था, और नीट का रिजल्ट लगने के बाद में काउंसलिंग स्टार्ट होती है एमबीबीएस बीडीएस के साथ में। बट जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होते हैं, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में नीट के बेसिस पर एडमिशन नहीं होता, वहां पर अभी अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, और 12th का रिजल्ट लगने के बाद में आपका सिलेक्शन होता है, और 12th के बेसिस पर ही आपका एडमिशन होता है। उस यूनिवर्सिटी की खुद की टेस्ट होती है, तो वो टेस्ट भी ऑनलाइन होती है, कहीं पर ऑफलाइन होती है। तो उस टेस्ट में पास होने के बाद मेरिट लिस्ट लगती है और सिलेक्शन हो जाता है, तो बच्चों को पता नहीं होता, और तब तक रजिस्ट्रेशन निकल जाता है। तो फिजियोथेरेपी के लिए जो डीम्ड में करना चाहते हैं, तो उनके लिए अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन नो नीड फॉर बीपीटीएच। फिजियोथेरेपी के लिए 2 मार्च 2026, आप डेट भी देख सकते हैं, 2 मार्च 2026 का ये सर्कुलर है। और ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस। अब इसमें यहाँ पर बाकायदा डिक्लेयर कर चुके हैं वो, इन दिस रिगार्ड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का, नीट यूजी 26 इज एज its advanced stage and inclusion of bachelor of physiotherapy and bachelor of occupational therapy BOT जिसको कहा जाता है, may lead to an unexpected increase in the number of candidates, potentially creating logistical challenges in the conduct of the examination। और यहाँ पर है, hereby notifies that the admission process for bachelor physiotherapy सारे courses का appearance in NEET 26 examination be deferred till next academic year 27-28। तो 27-28 तक के लिए डिफर्ड किया जा चुका है। तो अब इसमें भी बहुत सारे चेंजेस, लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, हाँ ना हाँ ना। अब इस बार सर्कुलर तो आया है, लेकिन फिलहाल नीट का रजिस्ट्रेशन हम सब ने किया, हमें नीट देना है। जिनको फिजियोथेरेपी के लिए जाना है, तो उनके लिए और भी सारे सर्कुलर्स इस हिसाब से आते रहेंगे। ये मैं ग्रुप पर आपको शेयर कर दूंगा, और जो भी ग्रुप से ज्वाइन नहीं। अब बात आती है डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग। तो डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स सारे आपको पता है। लेकिन इसमें जो कुछ डॉक्यूमेंट, अगर आप अपने स्टेट छोड़कर अदर स्टेट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसमें स्टडी सर्टिफिकेट कंपलसरी है। तो स्टडी सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट होता है, जो हमने ग्रुप पर बार बार शेयर किया, फिर से मैं शेयर करूंगा। उस पर आपने जहां से आपकी 10th हुई है,
उनका साइन स्टैंप लेना है हेडमास्टर का, और जहां से आपकी 11th 12th हुई है वहां से भी आपने प्रिंसिपल का साइन और स्टैंप लेना है स्टडी सर्टिफिकेट पर, और ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी होता है। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जब भी आप काउंसलिंग प्रोसेस में होते हैं तब रजिस्ट्रेशन करते हैं उस स्टेट का, और तब 2 या 4 दिन में आपको स्टडी सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। आपने 10th कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से की होती है, 12th कहीं से की होती है, या फिर कॉलेज कुछ हॉलीडेज होते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आने की वजह से आप स्टडी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाते। तो अगर आप अदर स्टेट के बारे में सोच रहे हैं तो आपको स्टडी सर्टिफिकेट के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। उसी के साथ में इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होता है जो तमिलनाडु और तेलंगाना के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो ऑनलाइन हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऑनलाइन वो आ जाता है, तो वो भी पहले से ही आपको उसकी तैयारी करनी होगी। और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप अप्रैल 1 के बाद में निकालना है, क्योंकि इनकम बेस्ड जो भी डॉक्यूमेंट क्वेश्चन आंसर सेशन में आप ले सकते हैं। अब जो हमारा ये सेशन चल रहा है ये संडे टू संडे फ्री रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स होते हैं और सभी की काउंसलिंग हम नहीं कर पाते, हम लिमिटेड 500 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होता है तो बहुत सारे काम होते हैं। और गाइडेंस तो मैं आपको चाहे जितना दूं, लेकिन काम या तो आपको करना है या फिर हमारी टीम को करना है। तो आइडियल की जो एक्सपर्ट टीम है जो इतने सालों से ये सारे काउंसलिंग का काम कर रही है, रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक का, तो चॉइस फिलिंग और बाकी बहुत सारी प्रोसेस होती है, ये सब अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको प्रीमियम प्लान जो 10,000 का है वो आप ले सकते हैं, और ओपन स्टेट ऑल ओवर इंडिया के लिए 20 का और अब्रॉड के लिए 30 का, ये आपकी अपनी पसंद के हिसाब से। लेकिन अगर आप सिर्फ गाइडेंस चाहते हैं तो 2,999 का प्लान है। अब इसमें डेली सेशन, अब आज से जो सेशन स्टार्ट हो रहे हैं ये डेली रहेंगे। अब इसमें फिर आपको जो भी गाइडेंस वगैरह तो सब दिया जाएगा, लेकिन स्कोर बूस्टिंग के लिए हम कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करूंगा। तो जो भी आइडियल की काउंसलिंग जल्दी लेगा उसमें बेनिफिट क्या होता है, जो जल्दी अभी तक 200 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, एनरोल्ड हो चुके हैं, जितना आप जल्दी लेते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं आपको दे पाता हूँ, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम इतना रश होता है, इतने सारे प्रोसेस होते हैं कि उस वक्त सिर्फ ऑनलाइन सेशन और कहीं कवर 10-15 मिनट ही आपको पर्सनली मैं दे पाऊंगा। लेकिन अभी से अगर आप काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन चाहे उतने 1 2 3 घंटे आप मुझसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, और अपना प्लान ए प्लान बी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपका स्कोर जो है चेंज होता रहता है, तो जिस तरह से स्कोर चेंज होगा उस हिसाब से आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। और ये सारे सर्विसेज हैं, सर्विसेज के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि आइडियल एडमिशन काउंसलिंग की जो सर्विसेज, जिस क्वालिटी की सर्विसेज, जो ट्रांसपेरेंसी हम देते हैं, वो प्राउडली कहूंगा कि और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा फोकस आपके लिए इंडिविजुअल गाइडेंस का होता है, इंडिविजुअल काउंसलिंग का होता है, ना कि पूरा रश करो और पेमेंट कमाओ, ये हमारा मोटिव नहीं है। इस वजह से लिमिटेड रहेगा, और लिमिटेड रहने के कारण आप हर एक स्टूडेंट पर पर्सनली ध्यान दिया जाता है। अब बात करते हैं कि आपका मेडिकल करियर पाथ। देखिए, आप सभी लोग नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं वो भी एक ख्वाब देखते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स को एमबीबीएस में एडमिशन मिले। हर किसी का ख्वाब है कि गवर्नमेंट में एमबीबीएस मिले। तो देखिए, ऑल इंडिया और स्टेट, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होती है तो उसमें स्कोर ऑब्वियसली ज्यादा होता है, स्टेट में आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताऊं, तो अगर ऑल इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ 600 है तो आपका स्टेट का 560 570 होगा। लास्ट ईयर स्कोर बहुत कम था, पेपर टफ था, तो ऑल इंडिया का कट ऑफ 525 है, तो आपके स्टेट का 500। तो ऑब्वियसली आपको कम स्कोर पर अच्छे कॉलेजेस स्टेट से ही मिलेंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज हर एक किसी को लेना है, तो गवर्नमेंट एमबीबीएस अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर आपके लिए प्राइवेट एमबीबीएस, इसे सेमी गवर्नमेंट में कंफ्यूजन लोगों का है, तो मैं बता दूं, सेमी गवर्नमेंट वो प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहां पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। रिजर्वेशन का तो बेनिफिट मिलता ही है, साथ में आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता है। जैसे महाराष्ट्र में मैं हमेशा कहता हूं कि बॉयज के लिए हाफ और गर्ल्स के लिए माफ, इस तरह से होता है। तो प्राइवेट एमबीबीएस का भी कट ऑफ गवर्नमेंट एमबीबीएस से 20 से 30 मार्क कम होगा। जैसे लास्ट ईयर की बात करते हैं तो 500 पर अगर एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिला 505 पर, तो 472 पर प्राइवेट, तो एक 30 मार्क का डिफरेंस आप इसको कंसिडर कर सकते हैं।
अगर आपको अपने स्टेट में एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बजट, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। नाम मात्र 10,000 से लेके 1 लाख रुपए की फीस होती है, उसमें भी स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। हॉस्टल भी पूरा सस्ता होता है, सिर्फ मेस के पैसे आपको जो रेगुलर है वही जाते हैं। लेकिन प्राइवेट में आपका हॉस्टल थोड़ा महंगा रहेगा, बट ट्यूशन फीस जो 12 लाख वगैरह होती है वो लड़कियों के लिए तो पूरी माफ है, बॉयज के लिए हाफ है अगर इनकम 8 लाख से कम है। बट जब इस दोनों में आपका एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर आपको वहां से अपना मेडिकल करियर पाथ चूज करना पड़ता है। फिर यहाँ पर स्टार्ट होता है प्लान ए प्लान बी। तो इसमें हमेशा एमबीबीएस के बाद बीडीएस कहा जाता है, लेकिन आपको जब एमबीबीएस करना है और अपने स्टेट में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा तो आपको अदर स्टेट में जाना पड़ेगा। और अदर स्टेट में फिर वो आपके बजट पर डिपेंड करेगा कि आपका बजट कितना है और आपका स्कोर कितना है, उसमें डिटेल्स में आगे बता रहा हूँ। बट आपके आपको एमबीबीएस ही करना है, आपका बजट नहीं है, बजट है तो आप अदर स्टेट में मूव कर सकते हो। फिर 60 to 70 लाख बजट में आप ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ओपन स्टेट है, वहां पर आप एडमिशन ले पाओगे आपके स्कोर के अनुसार। जैसे कर्नाटका तेलंगाना में 400 प्लस पे भी आपको एडमिशन मिलेगा, यूपी बिहार में आपको 300 पर भी एडमिशन मिलेगा, वेस्ट बंगाल में 200 पर भी एडमिशन मिल जाता है। इंडिया में एडमिशन मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बजट अगर आपका नहीं होगा तो फिर आपके लिए अब्रॉड ऑप्शन होता है अगर एमबीबीएस ही करना है। तो मेरा आइडियल करियर पाथ जो रहेगा कि आप पहले गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए ट्राई करोगे ऑब्वियसली, या फिर प्राइवेट एमबीबीएस के लिए, सेमी गवर्नमेंट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसमें भी नहीं मिल रहा तो आप वेटरनरी को एक ऑप्शन पकड़ सकते हैं। अगर आपका अदर स्टेट में एमबीबीएस का बजट नहीं है तो गवर्नमेंट वेटरनरी, उसी के साथ में गवर्नमेंट बीएमएस, ये आपका ऑप्शन हो सकता है। देखिए बीएमएस के लिए अब आपने सुना होगा बहुत सारा गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आ रहे हैं, सपोर्ट किया जा रहा है। अब तो यहाँ तक डिसाइड हो चुका है कि बीएमएस वाले रेडियो सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, एक्सरे भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें ऐड हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि आयुर्वेदा के साथ में मॉडर्न साइंस को भी सिलेबस में ऐड किया जा चुका है, और भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो बीएमएस को कम मत समझिए, हालांकि बीडीएस से ऊपर मैं हमेशा बीएमएस को रखता हूँ। बीडीएस भी अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है, लेकिन गवर्नमेंट के कॉलेजेस बहुत कम है। और जो प्रॉब्लम बीडीएस के साथ हो रहा है, जो बीडीएस का डिमांड कम होता जा रहा है, उसका रीजन एक है कि रिक्वायरमेंट और डिमांड एंड सप्लाई का जो एक फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है कि प्राइवेट कॉलेजेस इतने सारे हो चुके हैं, वहां से इतने सारे बीडीएस आते हैं। लेकिन एक चीज है, जो स्किल्ड रहेगा, जो अच्छा मेरिटिशियस स्टूडेंट रहेगा, उसको करियर से कोई रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो अगर आप गवर्नमेंट बीएमएस अगर मिल रहा है तो आप खुशी खुशी लीजिए, या फिर गवर्नमेंट बीडीएस अगर आपको मिल रहा है तो भी लीजिए। फिर अगर आप एमबीबीएस ही करना चाहते हैं और बीएमएस बीडीएस वेटरनरी नहीं करना चाहते हैं, रिपीट भी कर चुके हैं, तो फिर आपके लिए अब्रॉड ऑप्शन बेस्ट है। अब्रॉड में जैसे अगर आपका लास्ट ईयर का स्कोर है तो उस स्कोर पर आप अभी भी बांग्लादेश के लिए जा सकते हैं। बाकी सारे कंट्रीज के लिए फेब में सितंबर में इनटेक शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट हो चुके हैं, सीट बुकिंग होता है, वहां पर कोई मेरिट होता नहीं है। लेकिन अगर फिर आप अब्रॉड नहीं जाना चाहते और बीएमएस बीडीएस भी नहीं करना चाहते तो रिपीट का ऑप्शन बेस्ट रहेगा। लेकिन रिपीट के ऑप्शन के बारे में अभी बात करना गलत होगा, क्योंकि अभी आपके पास 40 डेज बाकी है। और मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा हूं जो 300 से 600, 300 से 550 तक गए लास्ट 30 डेज में। तो अगर आप पूरा मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपना स्टडी पैटर्न को फॉलो करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, मैक्सिमम टेस्ट दोगे, प्रैक्टिस मैक्सिमम करोगे, 6 से 8 घंटे सिर्फ नींद लोगे और बाकी पूरा ध्यान पूरा फोकस पढ़ाई पे करोगे, तो ऑब्वियसली फिर आपको प्राइवेट बीएमएस बीएचएमएस में जाने की जरूरत नहीं है, आपको गवर्नमेंट सीट कंफर्म मिल जाएगी। तो आपका स्कोर और आपका बजट डिसाइड करेगा कि आप मेडिकल करियर का जो आपका पाथ है कैसे होगा। तो इसके लिए देखिए, हम आपका बजट तो इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन आपका स्कोर जरूर इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। ऐप पर ऑब्वियसली ऐप बहुत इजी होता है आप लोगों को हैंडल करना मोबाइल से, तो एंड्रॉइड ऐप, जिस एंड्रॉइड मोबाइल जो भी लोग यूज कर सकते हैं, तो ये आइडियल करियर का ऐप फ्री में आप डाउनलोड कीजिए, स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं। अभी मैं चाहे तो 30 सेकंड रुक जाता हूँ, तो इससे भी ऐप से आप
ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में प्ले स्टोर से भी आइडियल करियर आप डालोगे, ये रेड कलर में जो लिखा है बस इतना ही टाइप करना है आइडियल करियर, तो प्ले स्टोर से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको सारे स्टडी मटेरियल आपको वहां पर अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्मेट में भी है, ऑनलाइन फॉर्मेट में भी है। आप वहां पर क्या क्या कर सकते हैं इस चीज को सुनिए। सबसे पहले तो आपको 600 प्लस स्कोर अगर करना है, आपको एम्स में अपनी सीट बुक करनी है, गवर्नमेंट के टॉप इंस्टीट्यूट में सीट लेनी है, तो ये सीएस फॉर्मूला सबसे कारगर होता है और ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। अभी से 40 डेज आपने ये सीएस फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप स्टडी करोगे, जैसे सी बिलोंग्स टू कंसेप्ट, आपका जो कंसेप्ट इन डेप्थ होना चाहिए, पूरी तरह से आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ आ रहा, आप अगर ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो तो अपने प्रोफेसर से पूछ लीजिए, या फिर ऑनलाइन है तो आप जो फिजिक्स वाला वगैरह जो भी आप आकाश बायजू जो भी आपने लिया है सब्सक्रिप्शन, वहां पर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन इन डेप्थ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, एक्यूरेसी आपकी हायर होना चाहिए। अब एक्यूरेसी मीन्स क्या है कि अब अगर आप, अब तो टॉपिक वाइज टेस्ट फिजिक्स की अलग दोगे, केमिस्ट्री बायो की अलग दोगे, लेकिन ओवरऑल मॉक टेस्ट जो होती है 720 की, वो जो आप देंगे तो उसमें आप जब बबल फिल करते हो ओएमआर शीट पर, तो वो उसकी एक्यूरेसी मैक्सिमम होनी चाहिए। हायर एक्यूरेसी जितनी रहेगी उतना आपका स्कोरिंग का चांसेस ज्यादा है। ये तुक्का लगाने वाला कंसेप्ट नीट में नहीं चलता है। तो एक्यूरेसी कब आपकी हायर होगी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस से ही होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम जो आता है वो स्पीड का आता है, और स्पीड आपकी बहुत बार, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट जिनका 10th में 95% था, 12th में 80 85 या 90% था, और नीट में जब मॉक टेस्ट जब दे रहे थे तो 720 से इंस्टीट्यूट में 650 630 मिल रहा था। बट जब मे की एग्जाम, जब एक्चुअल एग्जाम हुई, तो वहां पर वो 20 से 30 मार्क कम हो गए, जबकि क्वेश्चंस उनको आते थे बट टाइम कम पड़ा। अब इसमें एक फॉर्मूला, आपके करियर का, आपका करियर पर क्या कहते हैं उसको, डिपेंड करता है कि एनटीए आपसे कितनी मोहब्बत करेगा। मतलब एक चीज है कि पहले एनटीए कैसा पेपर निकालता है, जैसे लास्ट ईयर एकदम एडवांस फिजिक्स जो है, एडवांस जेई से भी टफर था, तो एनटीए का पेपर, उसके साथ आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहां पर कभी कभार एग्जामिनर इस तरह से होते हैं कि उनको ये बताया जा चुका होता है कि आपका सिग्नेचर वगैरह नीट पेपर 2 बजे से पहले लेना है, लेकिन फिर भी 2 बजे के बाद बीच में आएंगे, आपका साइन लेंगे, बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो 5-10 मिनट आपके चले जाते हैं। तो ये सारी चीजों से बचना है ना, तो आपकी स्पीड ज्यादा चाहिए। तो स्पीड कहाँ से इंक्रीज होगी, जितना प्रैक्टिस करोगे। तो इसके लिए एक ही है, आपने मॉक टेस्ट देना है। अब मॉक टेस्ट के लिए आप एनटीए की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां से भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वहां सब्जेक्ट वाइज रखा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की। फिर उसके बाद में आप जो भी इंस्टीट्यूट्स में हैं वहां पर भी आप वीकली शायद आपका टेस्ट सीरीज होगा, मॉक टेस्ट होगा। आइडियल के थ्रू ऑनलाइन भी है, और हमारा जो शोलापुर का विद्या संकल्प एकेडमी जो है, तो उनके थ्रू हमने अब ऑफलाइन टेस्ट अरेंज कर रहे हैं, और ये जल्द ही आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, जैसे शोलापुर में, सासाराम, और भी जहां पर हमें पॉसिबल है। जिस तरह से आप 3 मई को नीट का पेपर देने जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह हम एक कॉलेज डिसाइड करेंगे, उस कॉलेज में आप जाओगे, उसके पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और उसी प्रकार आप जाकर ऑफलाइन पेपर दोगे। तो ऑफलाइन पेपर भी जरूरी है देना, कि एक्चुअली में स्पीड कितनी, क्योंकि ऑनलाइन में सिर्फ आपको क्लिक करना होता है, बट ऑफलाइन बेस जरूरी है। तो आप अभी टेस्ट सीरीज दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, उसका रिजल्ट एनालिसिस कीजिए, उसमें जो भी निगेटिव, आपका कौन सा सेक्शन निगेटिव है उस पर थोड़ा सा वर्क कीजिए, और उसके बाद में फिर क्या करना है, फिर से टेस्ट देना है। तो जिन लोगों ने गूगल फॉर्म फिल किया है उन लोगों को सबको, कल एक्चुअली ईद की वजह से नहीं भेज पाया, बट आज रात या कल सुबह में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पीडीएफ फॉर्मेट में भेज रहा हूँ, और उसके साथ में उसका आंसर की भी अलग से भेज रहा हूँ। आपने इसको प्रिंट निकालना है, और घर में बैठकर दोपहर 2 से 5 आपको जब भी मॉक टेस्ट देना है, तो आइडियल टाइम यही रहेगा कि डेली 2 से 5 इस टाइमिंग में ही आपने एक सिंगल रूम में अपने आप को बैठकर उस पेपर को देना है। और पेपर के बाद में फिर जो आंसर किए उससे आप टैली कीजिए कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, एनालिसिस कीजिए और फिर से दीजिए, और उसी के साथ में अपने इंस्टीट्यूट्स के भी आप देंगे, और ऑनलाइन भी आप देते रहोगे। तो ये आइडियल के वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पर क्विजेस भी है, कभी कभी पढ़ाई से आप बोर हो जाते हैं, या फिर स्विच बाहर आप एंजॉय कर रहे थे, फिर वहां से फिर स्टडी पर स्विच होने से के लिए आपको थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत है, तो फ्री क्विजेस हैं, डेली डेट वाइज होते रहते हैं,
तो आपने 10 मिनट की क्विज है, 20-20 मार्क की होती है, आप एक 2-3 क्विज सॉल्व कीजिए, आप ऑटोमेटिकली उस मोड में आ जाते हैं कि आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। और फिर मॉक टेस्ट भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सब कुछ है, इससे भी आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं एक पॉइंट की, जो नीट आप दोगे, नीट में आपका अच्छा स्कोर आएगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट 12th पर फोकस नहीं करते। इस रीजन से मैंने एक एवरेज देखा है, 20 से 25% तक डाउनफॉल है 10th और 12th के मार्क्स में। 90% वाला 70% पे आ रहा है, 80% वाला 60% पे आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 300 में से 150 मार्क्स जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 120 चाहिए। अब ये मैं क्यों इतना छोटा सा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर मुझे 2-3 पेरेंट्स ने वीडियोस भेजे कि जिसमें कहा गया कि ये जो स्कोर जो है, ग्रुप क्लियरेंस जो है अब इस साल से हटा दिया गया है। ये बिल्कुल गलत बात है। ग्रुप की रिक्वायरमेंट जो है, ग्रुप क्वालिफिकेशन जो है वो हटाया गया है, लेकिन किसके लिए? आयुष के लिए। आयुष में पहले यही फॉर्मूला था, तो वो अब हटाया गया। अब आपको ग्रुप ए मतलब एमबीबीएस बीडीएस के लिए आपका पीसीबी ग्रुप क्वालिफाई होना जरूरी है, बाकी किसी कोर्सेज के लिए जरूरी नहीं है। और उसी तरह अब्रॉड भी जब जाते हो तो वहां पर भी आपका ग्रुप क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका 120 का क्राइटेरिया है, आप क्वालिफाई हो गए, लेकिन आप नेपाल जाओगे तो 120 नहीं चलेगा, वहां जनरल कैटेगरी का 150 का लगेगा। और उसी तरह जब आप अदर स्टेट जाओगे, ध्यान में रखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया के डीम यूनिवर्सिटी में अगर आप ओबीसी या किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आपका ग्रुप 120 आपने क्वालिफाई किया, लेकिन आपको 150 नहीं है, आपने ग्रुप क्वालिफाई किया, आपका एडमिशन अपने होम स्टेट में हो जाएगा, ऑल ओवर इंडिया डीम में हो जाएगा। लेकिन आप अदर स्टेट में जब जाओगे तो वहां पर आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा, और वहां पर 150 स्कोर लगेगा। अब इसमें कुछ राज्य ऐसे जहां पर एडजस्टमेंट हो जाता है सेंट्रल की सर्टिफिकेट पर, तो उससे रिगार्डिंग हम जब वो सेशन आएगा उसमें बात करेंगे। एक ये चीज। अब देखिए, एडमिशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये 3 ही टाइप की यूनिवर्सिटीज है। अब गवर्नमेंट कॉलेज में हम एम्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन जो करना है, तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन होंगे। अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते रहेंगे, आपके एग्जाम होने से पहले कुछ रजिस्ट्रेशन आएंगे, एग्जाम के बाद में कुछ रजिस्ट्रेशन आएंगे, तो सारे रजिस्ट्रेशन आपको करने हैं। क्योंकि अगर आपको एम्स लेना है, एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज लेना है, तो उसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए आपको सेंट्रल एमसीसी का जो कोटा है उसी से जाना होगा। तो पहले 15% ऑल इंडिया कोटा, और फिर स्टेट का 85% कोटा। तो गवर्नमेंट कॉलेज को आप सेंट्रल काउंसिलिंग से भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने पहले बताया कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कम स्कोर पर आपको स्टेट से वहां पर बेनिफिट मिलता है 85% से। तो गवर्नमेंट कॉलेज लेने, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज की सीट लेनी है तो 2 ही ऑप्शन है, ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा, ठीक है। लेकिन डीम यूनिवर्सिटी में अगर आपको लेना है तो उसको एक ही ऑप्शन है, वो है ऑल इंडिया कोटा। फिर आप पेड सीट लो या एनआरआई सीट लो, कोई भी सीट लो, आपको ऑल इंडिया कोटा से ही जाना पड़ेगा। और ये डीम का जो ऑल इंडिया कोटा का रजिस्ट्रेशन होता है हर राउंड के लिए ओपन होता है, ऐसे जरूरी नहीं कि पहले राउंड में आपने करना है, कभी भी आप कर सकते हैं। अब बात आती है प्राइवेट कॉलेज की, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कम है, डीम कॉलेज का बजट बहुत ज्यादा है, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको, एक तो आप अपने होम स्टेट से, जैसे मैंने कहा 85% कोटा से जा सकते हैं। सेकंड चीज है कि सेंट्रलाइज कोटा नहीं होता, ऑल इंडिया कोटा नाम होता है, बट वो ऑल इंडिया के लिए नहीं होता। ऑल इंडिया के स्टूडेंट को उस स्टेट के सीईटी से रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो कोर्सेज करनी पड़ती है उसको ऑल इंडिया कोटा कहते हैं। मतलब आप अपने होम स्टेट में रजिस्ट्रेशन जिस तरह से करते हैं, उसी तरह पर्टिकुलर उस स्टेट का भी रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, तभी जाकर आप वहां एडमिशन ले सकते हैं। उसी को ओपन स्टेट कोटा कहा जाता है। अब ये ऑप्शन, अभी इस पर डिटेल अभी बात करने की जरूरत नहीं है, ये जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन पेरेंट के लिए चाहिए, तो मैंने यहाँ पर दे दी। अब सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं। 22,60,000 स्टूडेंट्स इस साल नीट दे रहे हैं। अब मान लीजिए उसमें 50% क्वालिफाई होते हैं तो भी 10 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर एमबीबीएस के सीट्स कितने हैं ऑल ओवर इंडिया में? 1,28,000। ये 10 फरवरी को मैंने जो अपडेट लिया था। अब उसमें बढ़ेंगे भी सीट, लेकिन कुछ ऐसे 1,000-2,000 सीट तो नहीं बढ़ेंगे, 100-200-500 सीट बढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट टोटल 1,28,000 सीट्स है, 819 कॉलेज है। गवर्नमेंट सीट कितने हैं? 455 कॉलेज में
63,000 और प्राइवेट और डीम्ड के मिला के 65,000। अब इसमें से डीम्ड के आधे हटा दो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में 100 का इंटेक होता है, डीम्ड का 250, तो इसको हम हाफ हाफ भी कर सकते हैं या 60-40 भी कर सकते हैं। तो अगर वैसे भी हम पकड़ते हैं तो 35,000 सीट्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में। अब आप महाराष्ट्र के बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे काउंसलिंग में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के होते हैं, तो पर्टिकुलरली महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो 67 कॉलेजेस हैं, 9,498 सीट्स हैं। गवर्नमेंट 42 कॉलेज, 5,899 इतने सीट हैं, और प्राइवेट में 3,599। अब प्राइवेट के जो सीट्स है 3,599, इसमें से भी 15% सीट मैनेजमेंट कोटा के होते हैं, जिसका बजट बहुत ज्यादा होता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आप देख लीजिए कि आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको कितनी फाइट है, कितना टफ कंपटीशन है। हाँ, लेकिन इसके साथ में अगर आप सेकंड ऑप्शन प्लान बी भी रख रहे हैं तो गवर्नमेंट बीडीएस बहुत कम कॉलेज है, महाराष्ट्र में सिर्फ 5 ही है, 376 सीट है गवर्नमेंट के। प्राइवेट बीडीएस कॉलेज 2,400। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई, ये प्राइवेट कॉलेजेस की वजह से फॉर्मूला बिगड़ चुका है, इसलिए बीडीएस को थोड़ा सा वैल्यू कम हुआ है। लेकिन बीडीएस अपने आप में स्पेशलाइजेशन कोर्स है, क्योंकि आप एमबीबीएस करके एमएस भी करते हैं, मास्टर ऑफ सर्जन भी बनते हैं, तो भी आप डेंटिस्ट का काम नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बीडीएस का ही बंदा चाहिए। तो आयुष की अगर बात करते हैं तो आयुष में बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी। अब मैंने आयुर्वेदा के फायदे आपको गिनवाए, उसी तरह होम्योपैथी में भी अब आप लीगली प्रैक्टिस कर सकते हैं एलोपैथी की। उसके लिए बाकायदा पिछले न्यूज अगर आपने देखे होंगे, इवन हमारे सदन में भी इस बारे में बहस चल रही है। महाराष्ट्र असेंबली में भी बहुत सारे आमदार ने ये बात उठाई कि ये गलत है, क्योंकि क्या किया गया है कि अगर आप बीएचएमएस करते हैं और एक ब्रिज कोर्स है 1 साल का, अगर वो करते हैं तो आप डायरेक्ट एलोपैथी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये बात जो जिन लोगों ने एमबीबीएस किया है 5-6 साल, उसके बाद में पीजी किया है, करोड़ों रुपए खर्च करके एमबीबीएस की डिग्री लिए, तो वो लोग ऑब्वियसली इनसिक्योर फील करेंगे, तो उनका अपोज है इस बारे में। और जितने डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उनका भी ऑब्वियसली अपोज है। तो इस वजह से, लेकिन अभी फिलहाल तो बीएचएमएस वाला एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकता है, यूनानी वाली भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट आयुष की सीट 2,090 है महाराष्ट्र में 28 कॉलेजेस में, और प्राइवेट 14,742। अब हर साल नए कॉलेजेस ओपन, पिछले साल भी हुए, इस साल भी बहुत ज्यादा हुए, 15-15 कॉलेजेस नए ओपन हुए। तो उस वजह से पहले राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक कट ऑफ बहुत कम हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 2027 तक अब नए कॉलेज को अप्रूवल नहीं मिलने वाला, इसलिए इस साल थोड़ा सा कंपटीशन आपको टफ रहेगा। ठीक है, तो देखिए एनालिसिस अगर करने जाए तो आपका स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका रैंक इंपॉर्टेंट है। अब ये पिछले 5 साल का और एनालिसिस है कि जनरल कैटेगरी की अगर बात करते हैं 2020 में 15,038 पे क्लोज हुआ था, स्कोर कितना था 611, फिर 21,000 पे क्लोज हुआ क्योंकि सीट बढ़ गए, फिर 22,000, फिर 23,000, 24 में 25,200 पे क्लोज हुआ। ठीक है, और 25 में भी 25,200 पे क्लोज हुआ, ऑल इंडिया 15% कोटा। लेकिन स्कोर देख लीजिए 652 वहां पर स्कोर था, क्योंकि उस वक्त पेपर लीक का मामला हुआ था, 720 में से 720 के स्टूडेंट भी बहुत सारे थे, ये सारी चीजें हुई थी। बट लास्ट ईयर क्या हुआ, पेपर एकदम टफ आया, इतना टफ आया कि 600 प्लस के बच्चे ही नहीं मिल रहे थे, जो भी थे सब अच्छे खासे 500 से 550 के बीच में। तो कट ऑफ जो है लगभग 120 से 150 मार्क से स्कोर से कम हुआ, 652 का 526 हुआ। लेकिन जो ऑल इंडिया रैंक है इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, इस बात को समझ लें। अब जैसे महाराष्ट्र की बात करते हैं, अब महाराष्ट्र में देखिए, ये मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ ऑब्वियसली से ज्यादा होता है। अब महाराष्ट्र में आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी में देखिए 2024 में 595 को क्लोज हुआ 2024 में, और 2025 में 472 को क्लोज हुआ। अब यहाँ पर देखिए 595 माइनस 472, 123 मार्क का डिफरेंस हुआ, 123 मार्क से कम हुआ। अब 24 के पहले 23 की बात करेंगे तो उस वक्त 525 पे क्लोज हुआ था, तो 525, 595 और 472, मतलब बहुत डिफरेंस आया। बट आप रैंक देख लीजिए कि रैंक में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। 2024 में जिस बच्चे का 595 स्कोर था उसका रैंक था 86,000, 86,000, और 25 में लास्ट ईयर 88,000,
अब आप कहेंगे कि सर 86,000 और 88,000 2,000 का डिफरेंस है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर एक एक स्कोर पर 200-300 बच्चे होते हैं। जैसे 595 पर जब क्लोज हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि 595 पे क्लोज हुआ था। एक मेरी स्टूडेंट थी, उसका 594 था, भंडारी सरनेम था, और उसको कर्नाटक में एडमिशन लेना पड़ा एक स्कोर की वजह से, क्योंकि 594 पे उस वक्त 300 प्लस स्टूडेंट थे। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये रैंक में अगर आपको 2,000 का डिफरेंस, तो कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है। तो रैंक आपका जरूरी है। अब अगर कुछ कॉलेजेस बढ़ जाएंगे, तो मान लीजिए 90,000, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 90,000 रैंक तक अगर आपका रैंकिंग होता है, तो आपको महाराष्ट्र में एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा, या फिर आपको अदर स्टेट जाना पड़ेगा। अब जब आयुष की बात करते हैं, तो आयुष में भी देखिए, अब यहाँ पर ओपन कैटेगरी को कंसिडर कीजिए। आयुष में 2024 में 365 पे क्लोज हुआ था आयुष, बहुत टफ कंपटीशन था, और 25 में बहुत कॉलेजेस बढ़ गए, तो 272। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर देखेंगे 365 माइनस 272, तो 93 का डिफरेंस है। एक्चुअली 93 का भी नहीं था, 70 का खाली डिफरेंस था। ये डिफरेंस इसलिए बढ़ा कि बाद में नए नए कॉलेज ऐड हुए। तो अगर कंपटीशन यहाँ पर 120 से 150 मार्क का डिफरेंस आता है, तो आयुष में उतना डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हजारों की संख्या में होते हैं। तो यहाँ पर आपको 4,50,000 रैंक, तो यहाँ पर 5,28,000 रैंक। तो लगभग ये मान के चलिए कि इसमें 4-5 लाख के ऊपर के जो रैंक आपको दिख रहे हैं, ये सारे बच्चों को नए कॉलेज में एडमिशन मिला है, और वो जनवरी तक एडमिशन की प्रोसेस चल रही थी। जनवरी तक दोनों साल ऐसे हुआ। अब इस साल ऐसे नहीं होगा। फिर भी सेफ रैंक क्या रहेगा, तो अगर आयुष में एडमिशन आपको महाराष्ट्र में लेना है, और महाराष्ट्र के सारे स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना है, तो रैंक 5 लाख के अंदर आना चाहिए। लेकिन ये स्कोर पर अभी आपने ध्यान नहीं देना है। ये स्कोर तो आपका आना ही चाहिए, क्योंकि आप 11th कर रहे हैं। देखिए 720 के 35% पासिंग का हिसाब रहता है। 35% अगर हम मानते हैं, 35% को पासिंग रहता है। बहुत जोक्स भी आते हैं इस पर कि किसी स्टूडेंट को सारे सब्जेक्ट में 35 तो 35% एक आंकड़ा हमारे इंडिया में एक मजाक का सब्जेक्ट है। ये कितना मिला 35%, मतलब जस्ट मराठी में कहते हैं काठा और पास वाला। तो 35% फिर नीट को भी तो अप्लाई कीजिए, तो 252 होता है। तो 250 तो आपका बेस है, इसमें आपको 200 ऐड करना है अपनी मेहनत से। 250 से 350, 450, ये मिनिमम 450 होगा, तो आपको एमबीबीएस को एडमिशन अदर स्टेट में मिलेगा। फिर वहां बजट होगा। अब देखिए बजट, और महाराष्ट्र में अपने होम स्टेट में लेना है, तो आपको ऑब्वियसली इस साल का प्रिडिक्शन मेरा है कि आपको 550 का स्कोर चाहिए। अगर आपको महाराष्ट्र में एमबीबीएस की सीट लेनी है, तो 550 का स्कोर, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए 595 क्योंकि पेपर लीक था, 472 पेपर बहुत टफ था, इसका बदला एनटीए ने आप लोगों से ले लिया। अब इतना टफ था कि उस पर बहुत कोर्ट केसेस वगैरह हुए, बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी हुए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो इस साल का पेपर थोड़ा मॉडरेट होगा, सिलेबस भी थोड़ा सा कम हो गया। तो मॉडरेट पेपर भी अगर आता है, तो भी कट ऑफ जो है 472 से 500 प्लस जाएगा। तो 550 एक बेस्ट फिगर रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और 500 प्लस 520 का जो स्कोर रहेगा, ये आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए। अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर आपको देखिए दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, जैसे केरला। केरला में बजट कम है, ठीक है, 479 का। इससे पहले बजट महाराष्ट्र का भी देख लें, अदर स्टेट का बाद में देख लेते हैं। अब देखिए, आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको महाराष्ट्र के जितने भी, मैंने यहाँ गवर्नमेंट का रखा ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत कम फीस होती है। प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका इनकम 8 लाख से ज्यादा है, तो 38 से 70 लाख, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, ईबीसी, एसीबी से, लेकिन बॉयज कैंडिडेट के लिए, तो बॉयज के लिए 23 से 40 लाख रुपीज, एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ। लेकिन गर्ल्स के लिए सिर्फ 10 से 23 लाख रुपए। मतलब जिस कॉलेज में 8 लाख से ज्यादा इनकम का स्टूडेंट है, वो अगर 70 लाख रुपए उसका बजट होगा, तो 8 लाख से कम वाले का 40 लाख होगा, और गर्ल्स कैंडिडेट का 23 लाख। इतना सारा डिफरेंस है, क्योंकि उतनी स्कॉलरशिप्स है। तो स्कॉलरशिप का अगर बेनिफिट लेना है कैटेगरी वाइज, बीजेएनटी का भी 10 से 23 लाख। अब ये 10 लाख जो है टॉप के कॉलेजेस का है, और 23 लाख जो है जो नए कॉलेजेस हैं उनका है। क्योंकि यहाँ पर बजट किस में बढ़ता है, तो बजट हॉस्टल के फीस में बढ़ता है। बाकी मिसलेनियस चार्जेस होते हैं, कुछ हिडन चार्जेस होते हैं। तो एससी एसटी कैटेगरी का तो 7 से 20 लाख है। लेकिन
अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता महाराष्ट्र में, तो अदर स्टेट में देखिए, केरला का बजट 8 लाख प्रति वर्ष, तो 40 लाख तक होता है। तो आप कहेंगे फिर केरला का रजिस्ट्रेशन मैं कर लेता हूँ, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र का मैंने कट ऑफ आपको बता दिया कि महाराष्ट्र का कट ऑफ कितना था, 472। तो केरला का कट ऑफ कितना है, 479। महाराष्ट्र में अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो आपको केरला में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां कट ऑफ ज्यादा होता है। रीजन एक ही है कि सबसे कम फीस केरला में होती है, और वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है, और सब कुछ प्रीमाइसेस अच्छे होते हैं, एजुकेशन क्वालिटी अच्छी होती है। तो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स, जैसे आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट भाग्यशाली हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको वहां पर लड़कियों के लिए पूरी फीस माफ है, लड़कों के लिए हाफ है। लेकिन अदर स्टेट में ऐसा नहीं है, वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको नहीं मिलता तो प्राइवेट सीट आपको जो कुछ बजट रहेगा 60-70 लाख उसी में लेना है। तो 60-70 लाख से 40 लाख कभी भी अच्छा है, इसलिए सारे लोग केरला के लिए ट्राई करते हैं, बट वहाँ कट ऑफ भी ज्यादा होता है। कर्नाटक का महाराष्ट्र से थोड़ा कम होता है, लास्ट ईयर का 441। तेलंगाना महाराष्ट्र से लगा हुआ है, हैदराबाद में ही सारे कॉलेज आते हैं, 417। तो यहाँ पर आपका पर ईयर 12 लाख रुपीज होता है, इंक्लूडिंग हॉस्टल में, सॉरी हॉस्टल मेस यहाँ पर अलग से होगा। ये हॉस्टल मेस इंक्लूडिंग नहीं है, सिर्फ ट्यूशन फीस बताओ। तो हॉस्टल मेस आप 1.5 से 2 लाख रुपए पर ईयर पकड़ सकते हैं। अब आपका स्कोर बहुत ही कम आता है तो आपके पास उत्तर प्रदेश का ऑप्शन है, वहां पर 242 का कट ऑफ है, 2024 में 353 था। लेकिन वहां पर जैन माइनॉरिटी के लिए 205, और मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए जस्ट क्वालिफाई भी रहेगा, एलिजिबिलिटी 144 150, तो भी एडमिशन हो जाता है। बट माइनॉरिटी का बजट ज्यादा है, ये जो 12 लाख रेगुलर बजट है, माइनॉरिटीज के लिए फिर 20 लाख तक बजट जाता है। बिहार 247, 11 लाख का बजट। आंध्र प्रदेश 347, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 204। यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेजेस में बहुत कम स्कोर पर एडमिशन मिलता है, बट बजट सबके लिए 13.5 लाख पर ईयर होगा। फिर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में 450 है, यहाँ पर भी 13.5 लाख। तो ये बजट है। और अगर नहीं कहीं, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो फिर आप डीम में जा सकते हैं। महाराष्ट्र में डीम का कट ऑफ 337 था, और 2025 में 224। कट ऑफ कम हुआ, क्यों कम हुआ, क्योंकि पिछले साल का ये था, लेकिन रैंकिंग पे भी ज्यादा असर नहीं हुआ। और बजट जो है 22 से 25 लाख का होता है। अगर उससे भी कम आपका स्कोर, आप जस्ट एलिजिबल हो, तो भी ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ऑप्शन है डीम के, जहां पर आपका एडमिशन हम आइडियल के थ्रू करा सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आपको आइडियल की जो काउंसलिंग में ज्वाइन करना है। जैसे इस काउंसलिंग की, जैसे ये एक सेशन है, इसी तरह 1-to-1 भी सेशन होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आता है कि आपका कॉलेज सिलेक्शन, चॉइस फिलिंग तो आप कैसे भी कर लोगे, लेकिन जैसे अगर आपका स्कोर कम है तो आपके स्कोर पर, आपके बजट पर ऑल इंडिया में कौन कौन से ऑप्शन हैं, और उस ऑप्शन में फिर कौन सा लेना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर मुझे अच्छी तरह से याद है, एक स्टूडेंट का बजट जो था 70 लाख अराउंड था, उसको डीम यूनिवर्सिटी मिल रही थी महाराष्ट्र में, सॉरी कर्नाटक में। और कर्नाटक के कुछ डीम यूनिवर्सिटीज थे जिनका स्कोर 400 प्लस रहेगा, तो वहां पर 75 लाख में हो रहा था, 75 से 80 लाख। बट उन्होंने हरियाणा में लेना पसंद किया, क्योंकि 60 लाख, जबकि मैं उनको कह रहा था, नहीं मानी बात उन्होंने। तो वहां पर जाने के बाद मुझे एडमिशन हो गया, सब हो गया। उसके बाद में फिर शुरू हो गए हिडन चार्जेस, इसके लिए इतना चार्ज देना है, उसके लिए इतना चार्ज देना है। तो इसके लिए हम जो भी आइडियल की एक्सक्लूसिव काउंसलिंग में जो बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स के लिए मैं कहूंगा कि अप्रैल में, अभी अभी तो एग्जाम को 1 महीना बाकी है, 3rd में को एग्जाम हो भी जाती है तो रिजल्ट जून में आता है, जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट होती है, 3 महीने होते हैं आपके पास। तो अभी जो हमारे पास आते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, एनरोल करते हैं, तो मैं उनको उनकी स्कोर के हिसाब से, जो एक्सपेक्टेड स्कोर है, कॉलेजेस की डिटेल देता हूँ, और स्टूडेंट्स के नंबर हम देते हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे पढ़ रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग पहले यूपी नहीं जाते थे, क्योंकि यूपी से डरते थे कि वहां पर हंगामा होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। बट अब यूपी के हर एक कॉलेज में आइडियल काउंसलिंग के थ्रू स्टूडेंट्स गए हैं, कोई 2nd ईयर में, कोई 3rd ईयर में, कोई लास्ट ईयर में। तो उन बच्चों से जब आप बात करते हैं, वहां पर जाते हैं, कॉलेज देखते हैं, तो आपका खुद का भी एक चॉइस होता है। उस हिसाब से आप प्लान ए प्लान बी आप बना लेते हैं, और आपको फिर वो ईजी होता है डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो आपको सिर्फ ऑन पेपर देखकर नहीं चलेगा कि सर मुझे अभी कर्नाटक में मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है, और मुझे यूपी में मिल रहा है, तो इसमें से कौन सा लूं। तो अगर उससे बेटर अगर आप देख कर आएंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे, तो आपके लिए प्रॉपर डिसीजन लेना अच्छा होता है। फिर कहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें काउंसलिंग में होती है। रूल्स रेगुलेशन देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि
महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल लीजिए। महाराष्ट्र में या फिर बाकी सारे राज्य में आप पहले राउंड में जो भी सीट मिलती है आप उसको छोड़ सकते हैं, फ्री एग्जिट उसको कहा जाता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेकंड राउंड में और फिर से चॉइस फिलिंग करोगे, फिर से सीट आपको अलॉट होगी। और जो पहले राउंड की सीट छोड़ी थी अगर फिर से वो लेनी है तो वो भी चॉइस फिलिंग में आप लिख सकते हो। लेकिन तेलंगाना में ऐसा नहीं है। तेलंगाना में पहले राउंड में जो सीट मिली है, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आप उनकी काउंसलिंग से बाहर चले जाते हो। तो ये रूल्स पूरा अपोजिट है। अब फर्स्ट राउंड से आपने सेकंड राउंड में चले गए, सेकंड राउंड में आपको कोई सीट मिल गई तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। कब तक? थर्ड राउंड तक। ऑल ओवर इंडिया में यही रूल है, महाराष्ट्र में भी यही रूल है। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ कि थर्ड राउंड में अगर आपको सीट मिली है तो भी फोर्थ राउंड में अपग्रेड का चांस दिया गया। अब इससे प्रॉब्लम ऐसे हुआ, और ये अचानक हुआ, और सुबह 7 बजे मेल किया गया सारे स्टूडेंट्स को। अब स्टूडेंट्स किधर थे? कॉलेज स्टार्ट हो चुके थे, बच्चे कॉलेज में थे। अब जिसने मेल चेक किया उसने कॉल किया, हमने जिस ग्रुप में डाला। अब इतने 100 स्टूडेंट्स को हम कॉल भी नहीं कर सकते, तो जिसको चेंज करना था, पता था कि किसी को अच्छा कॉलेज मिला है, किसी को नहीं मिला, तो जिसको अच्छा नहीं मिला उनको हमने फिर अपग्रेड के लिए डाल दिया और वो मूव ऑन हो गए, अच्छे कॉलेज में शिफ्ट हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये भी आया इस वजह से, जो फोर्थ राउंड में सीट्स, जिनको थर्ड राउंड में सीट नहीं मिले उनको फोर्थ राउंड में सीट मिलने के जो चांसेस थे अच्छे कॉलेज के, वो वेस्ट हो गए और उनको टीयर 2 के कॉलेज लेने पड़े। रूल्स रेगुलेशन, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में एक नोटिफिकेशन सिर्फ 30 मिनट्स के लिए आया था, सीट्स बचे हुए थे, 30 मिनट्स का नोटिफिकेशन आप कहाँ से देखोगे? तो ये ऑल ओवर इंडिया के काउंसिलिंग का हमारा एक ग्रुप होता है, जितने भी काउंसलर हम एक दूसरे से अटैच होते हैं, क्योंकि कोई भी एक काउंसलर सभी की काउंसलिंग नहीं कर पाता, और इसमें एजेंट भी बहुत सारे होते हैं, उससे भी बचना है आपको। तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड होने से, जैसे महाराष्ट्र के लिए वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो वहां मैं उनसे करता हूँ। इमरजेंसी में अगर इस तरह से कुछ होता है तो हमें फौरन अपडेट हमारे ग्रुप पे मिल जाती है। तो ये बेनिफिट होता है, क्योंकि उससे बहुत टेंसफुल सिचुएशन होती है। तो रूल्स रेगुलेशन बहुत जरूरी होते हैं। एनआरआई के डॉक्यूमेंटेशन भी है, फिर एप्लीकेशन सपोर्ट हमारी तरफ से मिलता है। चॉइस फिलिंग में बहुत टाइम जाता है और चॉइस फिलिंग बहुत ध्यानपूर्वक करनी होती है, और ये ऑनलाइन सेशंस तो हमारे होते रहते हैं। तो आप आइडियल की काउंसलिंग से ज्वाइन करें। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको सिर्फ काउंसलिंग लेना है, सिर्फ काउंसलिंग मतलब सिर्फ गाइडेंस चाहिए, तो भी आपके लिए ये लास्ट ईयर मैंने थर्ड राउंड के वक्त प्लान मैंने किया था। सिर्फ 2,999 का प्लान है, जिसमें आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। काम, रजिस्ट्रेशन, बाकी फॉर्म फिलअप, चॉइस फिलिंग आपने खुद करना है। लास्ट ईयर थर्ड राउंड के वक्त मैंने बहुत लोग आना चाहते तो मैंने ये फॉर्मूला अपनाया था और इसमें सक्सेस हुआ। इसलिए मैंने फॉर्मूला अभी से रखा है कि आपको अगर काउंसलिंग के 10,000 20,000 ज्यादा लग रहे हैं और आपको नॉलेज है कि आप खुद भी कर सकते हैं, तो जरूर फिर आप सिर्फ गाइडेंस लीजिए हमसे, 2,999 रुपए। और अगर आप पूरा काम हमसे कराना चाहते हैं, मुझसे पूरा हर चीज कराना चाहते हैं, तो फिर आपको महाराष्ट्र अपने होम स्टेट के लिए सिर्फ 10,000 पे करने, उसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक का, और उसके बाद 5 साल की स्कॉलरशिप का काम हम ही करेंगे। अब बस यही कहूंगा कि ग्रुप पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उस पर ध्यान दें। और पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है इस साल बहुत जल्दी क्लोज होगा मेरा, जो जितने लिमिटेड स्टूडेंट, क्योंकि उससे ज्यादा मैं नहीं ले पाता। तो आपको सारे सर्विसेज पता है, सब कुछ है, तो पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें। उसके लिए जो वेबसाइट पर है, वेबसाइट पे जाके आपको जो सिलेक्ट करना है करें, या फिर जो लिंक दी हुई है अभी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिंक डाल दूंगा, तो उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू। ठीक है, आज ईद की दावत मुझे बहन के घर पे थी 9 बजे की, तो आज अभी 10 बजे तो चला जाऊं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।